जय हिंद। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिरंगाधारी जीके में। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तथ्य। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर गवर्नमेंट एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वीडियो को पूरा देखें, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे जीके के जो आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। संविधान संविधान का मतलब होता है एक समान विधान, सभी के लिए समान कानून बनाया गया। तो भारत को चलाने के लिए एक समान कानून बनाया गया जिसे संविधान कहा जाता है। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप क्या है। तो मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, मैं उसे सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जो कि ये तीन शब्द आखिरी में आए हैं और शुरू में जो आया है हम भारत के लोग, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत का संविधान जो है, जो कानून बनाया गया है लोगों द्वारा, उसे वह लोगों का संविधान है, लोगों के द्वारा बनाया गया है और लोग उन्हें उस संविधान को खुद ही अपने ऊपर लागू करते हैं। अंगीकृत करना, अपने ऊपर अपनाना, उस चीज को, उस कानून को अपनाना, अधिनियमित करना, अपने ऊपर लागू करना और आत्मार्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, ये यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। प्रस्तावना एक तरीके से क्या होता है, पूरे संविधान का छोटा रूप, पूरा संक्षिप्त रूप इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो प्रस्तावना का मतलब ही होता है कि एक सार दिखे, एक इंट्रोडक्शन दिखे। ये जानते हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे कब प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पूरा संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसे लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिसके बारे में हम आगे जानते हैं। प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू की गई है। इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जबलपुर के चित्रकार बेहर राम मनोहर सिन्हा ने संविधान और प्रस्तावना का डिजाइन तैयार किया। उस संविधान को किसने लिखा था, प्रेम बिहारी रायजादा। आगे जानते हैं और भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था 1973, इसमें ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग घोषित कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, मतलब कि उसका ही अंग है, इसे कोई हटा नहीं सकता। इसमें बदलाव किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल जो प्रति है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये पूरे संविधान का एक सार दिखाती है। आत्मा क्या होती है, पूरे शरीर को जीवित रखती है, तो वैसे ही ये जो आत्मा है ये पूरे संविधान को जीवित रखती है, ये पूरे संविधान की जानकारी हमें प्रस्तुत कराती है। अगला देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि संविधान के 368 अनुच्छेद के तहत इसमें सुधार किया जा सकता है जरूरत के अनुसार। इसमें यह सुविधा दी गई है कि भारतीय संविधान में
हमारे जो देश में स्थितियां हैं उसके अनुसार हम इसमें सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। गणराज्य शब्द का अर्थ निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रमुख होना है इसमें जो दिया गया है। संविधान निर्माण का उद्देश्य समाज को न्याय सम्मत बनाना था। मतलब कि जो संविधान का निर्माण किया गया, पहले भी देश चलता था, ऐसा तो नहीं है कि पहले के समय में देश नहीं चलता था, लेकिन भारतीय संविधान भारतीय स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ, ब्रिटिश गुलामी से हमें छुटकारा मिला, तो भारत और पाकिस्तान नाम के दो राज्य बनाए गए, जिसमें भारत ने धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को अपनाया। तो संविधान बनाने के लिए हमें बहुत जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश को एक शासन व्यवस्था के तरह चलाने के लिए संविधान या कानून की जरूरत सर्वोपरि होती है। तो इसलिए हमारे संविधान को बनाया गया, जिसमें बहुत सी डिबेट्स हुई, बहुत सारी बातें हुई, काफी सारे सेशंस चले, डिबेट्स चली और सभाएं हुई, जिसके कारण से संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये जानते हैं सबसे पहले भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में आने वाला जो शब्द है संप्रभु, यानी कि सोवन। संप्रभु का मतलब क्या होता है? अपने आप से, आजाद से हम निर्णय ले सकते हैं, हम अपने लिए आजाद हैं। कोई भी राज्य संप्रभु राज्य तब कहलाएगा जब तक वो संप्रभुता उसके पास होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा भारत देश राज्य। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है। राष्ट्र एक भावनात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि भावना से जुड़ा हुआ एक तत्व है, और जो राज्य है, राज्य कानूनी तौर पर चलाया जाता है, राज्य पर कानूनी तरीके से पूरा थोपा जाता है। और राष्ट्र में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम भारत के राष्ट्र के लोग हैं। तो भारत एक राज्य भी है और राष्ट्र भी है, क्योंकि यहाँ पर हम देश की भक्ति के लिए हम हमेशा खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि राज्य यदि हो तो देश को जबरदस्ती भी लोगों को अपने देश पे लाया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, हम खुद अपने देश के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। लेकिन कई ऐसे देश होते हैं जहां पर जबरदस्ती लोगों को देश की सेवा के लिए लगाया जाता है। तो राज्य का मतलब होता है जिसके पास 4 चीजें हो वो राज्य कहलाएगा। जनसंख्या, संसाधन, सरकार और सोवर्निटी सबसे ऊपर है। जब तक किसी के पास सोवर्निटी ना हो वह राज्य नहीं कहलाया जा सकता। तो भारत राज्य है, राज्यों का संघ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने जानकारी दिया। और राष्ट्र और राज्य में अंतर यही है कि राज्य कानूनी तौर पर होता है और राष्ट्र जो होता है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। जैसे हमारे देश में कई लोगों को कंफ्यूजन भी होगा कि राज्य तो उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल भी है, हिमाचल प्रदेश भी, ये सब भी राज्य है। तो राज्यों का संघ भारत है, ये भी राज्य है, लेकिन इनके पास अपनी सरकार भी है, अपने निर्णय भी है। लेकिन जब देश में कभी दिक्कतें आती है तो राष्ट्र के पास, मतलब पूरे भारत के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस पर डिटेल हम कभी और जानकारी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लौटते हैं अपनी जानकारी पे। तो हम जानते हैं संप्रभु का मतलब क्या होता है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। तो यही मतलब है राष्ट्र, राज्य, संप्रभुता, यही इसका मतलब है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ पर शासन करता था, तो उस समय हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हमारे जो निर्णय कौन लेता था, ब्रिटिश लेते थे। लेकिन हम आज अपने निर्णय खुद लेते हैं, तो हम संप्रभु है और हम राष्ट्र हैं। यह 2 प्रकार की संप्रभुता को दर्शाता है, इंटरनल सोवर्निटी यानी कि आंतरिक संप्रभुता और एक्सटर्नल सोवर्निटी यानी कि बाहरी संप्रभुता। तो अंतर जो आंतरिक होती है उसमें क्या होता है, नागरिकों व राज्यों पर सर्वोच्च अधिकार होता है। और एक्सटर्नल सोवर्निटी के अंतर्गत आती है अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। सबसे पहले देशों के पास क्या होता है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है, यानी कि कोई भी देश अपनी विदेश नीति किस हिसाब से बनाता है उसके राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ कि संप्रभुता क्या है। सबसे ऊपर हमारा क्या रहेगा, राष्ट्रीय हित। हम अपने देश से ऊपर किसी चीज को नहीं रखते। और सबसे बड़ा धर्म है मानवता। आगे आते हैं हम, समाजवादी शब्द जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में आता है 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। समाजवादी दृष्टिकोण से इसका मतलब है आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है ये। क्यों? देखो, समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट, पूरी तरीके से शासनिक व्यवस्था।
तो एक तरीके से सोशलिस्ट है, लेकिन हमारा जो समाजवाद है वो सबके कल्याण से जुड़ा हुआ है। एक समाजवाद जो विचारधारा है रूस की, तो उस समय अलग तरीके से थी, और हमारे देश की जो समाजवादी व्यवस्था है सबसे ज्यादा सबके कल्याण को ध्यान में रखा गया है। आगे देखते हैं हम, संसाधनों का समान वितरण और अमीर गरीब के बीच की खाई को पाटने की व्यवस्था है, यही हमारे यहाँ का समाजवाद है। समाजवादी शब्द इसलिए जोड़ा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा पूरा देश ही समाजवाद पर आधारित है, नहीं, हमारे यहाँ पर मिश्रित प्रणाली को अपनाया गया है, जो कि पूंजीवादी और समाजवादी मिश्रण है। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके पश्चात पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ था, लेकिन भारत ने इन दोनों में से किसी को नहीं अपनाया। इसने अपनी एक अलग नीति अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें हमारे यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ सरकार का भी प्रभुत्व है और उसके अंडर पर हमारे यहाँ निजी कंपनियां भी चलती है। हमारे देश में निजी कंपनियां भी, हम अपना प्राइवेट वर्क खोल सकते हैं। तो हमारे पास सरकारी व्यवस्था भी है और प्राइवेट व्यवस्था भी है, इसलिए हमारे यहाँ कैसी प्रणाली है, मिश्रित प्रणाली है। अब देखते हैं, भारत का समाजवाद डेमोक्रेटिक व नॉन वायलेंट का रूप है, मतलब कि हमारे यहाँ अहिंसात्मक है। इसमें हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और इसमें हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो ये था हमारा समाजवादी शब्द जो कि प्रस्तावना में दिया गया है। अभी हमने कौन सा देखा था, इससे पहले संप्रभु, अब देखे हमने समाजवादी। अब थर्ड आता है हमारा पंथ निरपेक्ष। इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी राज्य का पूरी तरह से धर्म से हट जाना, धर्म को राज्य की गतिविधियों में अलग कर देना। लेकिन हमारे यहाँ क्या अपनाया गया, पंथ निरपेक्ष। और इसका मतलब भी ये क्या होता है कि पूरी तरह राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वे किसी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देते, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की स्वतंत्रता भी दी गई है। कई संस्थाएं ऐसी है जिनको प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन राज्य किसी भी प्रकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और एक दूसरे से मतलब जुड़ा रहेगा। तो एक तरीके से हम सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे देश का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। कई देशों को होता है कि वे किसी एक धर्म को राजधर्म घोषित कर देते हैं, लेकिन भारत का कोई भी राजधर्म नहीं है और सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा दी गई है, जिसका उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता को जिक्र करके, उसमें लिखकर। और हमारा संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। तो हमारे ये पंथ निरपेक्ष शब्द भी हमारा पूर्ण हुआ। आगे आते हैं हम लोकतांत्रिक शब्द। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक है। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है, लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन प्रणाली, इसे कहते हैं लोकतंत्र, जिसमें जनता की भागीदारी होती है। लोकतंत्र का मतलब होता है या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट भागीदारी होना, शासन की चुनावी व्यवस्था हो या फिर शासन चलाने की गतिविधि हो। क्योंकि हमारा देश इतना विशाल जनसंख्या वाला है, अब तो पूरी दुनिया में एक नंबर पर हमारा देश जनसंख्या, लेकिन हमारी ये कमजोरी भी है और हमारी स्ट्रेंथ भी है। मजबूती और कमजोरी दोनों है हमें, लेकिन मजबूती बनाना है हमारे देश की, इसलिए तो हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए तो हम रोजगार के लिए हम जागरूकता फैला रहे हैं, इसलिए तो बहुत सारी लोगों को अवेयरनेस टिप्स दी जाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, रोजगार की बहुत सी समस्याएं आती है, तो उसका भी निवारण करना हमारी जनता के हाथ में ही है कि हम बैठे रहना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं या अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। केवल थोड़ी सी जानकारी नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि जीके हमारा नाम है, लेकिन जीके के साथ साथ मैं यूनिक जानकारी भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भारत एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि वह होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रतिनिधि करना, किसी चीज का नेतृत्व करता कौन होता है, प्रतिनिधि। हमारे देश का प्रतिनिधि कौन है, यदि हम विदेश में बोले कि हमारे देश का प्रतिनिधि कौन है, यदि मोदी जी हमारे देश से बाहर जाते हैं तो वे हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे वे हमारे देश के अंदर कहीं रहते हैं और चुनाव का समय आता है तो वे भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो वे अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि
पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही यदि वे किसी और देश में जाते हैं तो वे पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है हमारे यहाँ, यानी कि हमारे देश की जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और अप्रत्यक्ष रूप से वे हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो यही होता है कि लोकसभा राज्यसभा ये सब बटे हुए हैं, लोक सदन जिसे कहते हैं लोकसभा को, राज्यसभा जिसमें आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। हर नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत अपना वोट देने का अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है। मतदान मतलब क्या होता है कि हम किसी भी प्रतिनिधि को चुन सकते हैं कि ये प्रतिनिधि हमारे लिए जरूरी है, ये भाजपा के प्रतिनिधि है, ये हमारे लिए जरूरी है तो इनको वोट देंगे, ये कांग्रेस के प्रतिनिधि है, ये अच्छा कर रहे हैं, यह हमारे लिए जरूरी है, या फिर यह हमारे मुद्दों को उठाते तो हम इन्हें वोट देंगे। और इसका भी एक क्राइटेरिया है, इसका भी क्राइटेरिया क्या है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका होना चाहिए। पहले इसकी आयु 21 वर्ष थी, बाद में इसकी आयु 18 वर्ष कर दी गई, क्योंकि युवाओं राजनीति से लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था और युवाओं के तहत यहाँ पर राजनीतिक गतिविधि को बढ़ावा देना हुआ, जो कि लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के तहत हुआ था। 3 चरणों में हुआ ये। पहले लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हुआ, चुनावी क्षेत्र में बढ़ावा देना, फिर पिछड़े लोगों को करना, फिर युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए उम्र घटाना। तो ये सब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत लोकतांत्रिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब यह शासन प्रणाली जवाबदेही और जन भागीदारी सुनिश्चित करती है। अब देखो लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा कि जन भागीदारी होनी चाहिए। जवाबदेही किसकी? सरकार की। सरकार क्यों? क्योंकि जनता जो है वो प्रश्न उठा सकती है। यदि कोई नेता चुनाव के समय हमें वादे करते हैं, हमें बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो जनता के पास क्या होता है, वो प्रश्न होता है जो नेताओं के सामने वे उठा सकते हैं। अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ जन भागीदारी होती है। ये नहीं कि केवल जनता ने चुन लिया अपना नेता और उसके बाद से जनता का काम हट गया। जनता के पास पूरे राइट्स है शासन प्रणाली में अपनी भागीदारी निभाने का, क्योंकि उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है जो कि जनता की बात को वहां पर रखेगा। यदि वो नहीं रखता तो जनता के पास अधिकार है कि वे अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे। कोई भी वोट देने के लिए आपको प्रतिबद्ध नहीं कर सकता, आप अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। तो ये था हमारा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शब्द, जो कि क्लियर हो गया होगा मुझे आशा है। कमेंट करें आपने कितने बार अभी तक वोट दे चुका है और आपको क्या लगता है कि यह युवाओं की 18 वर्ष की गई है आयु, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि आज भी देखा जाता है कमी की बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते। वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव होता है तो कई ऐसे प्रतिनिधि होते हैं बिना वोट दिए, जो सही में जागरूक लोग होते हैं, वे वोट देने नहीं जाते। तो जिस कारण से गलत प्रतिनिधि केवल जो अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए राजनीति में आना चाहते हैं वे शासन व्यवस्था में आ जाते हैं, और जिस कारण से हमारे देश की दुर्दशा आगे बढ़ते रहती है। इसलिए वोट देने जाएं और सबसे पहले सुनिश्चित करें कि कौन सा प्रतिनिधि हमारे लिए जरूरी है, हमारे देश के लिए जरूरी है। क्योंकि देश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हमारे संबंध देश के अच्छे बनेंगे और हम लोगों की मदद कर पाएंगे, और लोगों के ही नहीं हम विदेशों की भी मदद करेंगे। तो ये केवल चुनाव हमारे लिए नहीं होता, हमारे देश के लिए भी होता है। हमारे यहाँ रोजगार कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे स्कूलों को डेवलप करवा सकते हैं, कैसे हम सड़कें बनवा सकते हैं, लोगों के घर बनवा सकते हैं, कैसे समाज की जरूरतों को पूरी करने के लिए हमें उठाना पड़ता है सवाल। तो ये जनता की भागीदारी कहलाती है। तो जनता को जागरूक होना जरूरी है, अन्यथा कोई भी शासक तानाशाह बनने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा, और वो जो बोलेगा वो अंधों की तरह जनता मानते जाएगी, और जनता को मानना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपना अधिकार पहचानना है, और यदि कोई शासन में है और यदि वो सही तरीके से चला रहा है तो उसको प्रोत्साहित करे, और यदि वो गलत कर रहा है तो उसको हटा दीजिए अगले वोट में। अगला हम चलते हैं गणतंत्र के बारे में। रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस हमारे यहाँ कब मनाया जाता है कमेंट में कीजिए, इससे पहले भी मैंने बताया हुआ है। और गणतंत्र दिवस पर कौन कहां पर झंडा फहराता है वो भी कमेंट में लिखिए। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ की गणतंत्र व्यवस्था है, यानी कि गणों का तंत्र है।
तो यहाँ पर कोई भी वंशानुगत शासक नहीं है, कानून का शासन होता है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वंश यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी शासन की व्यवस्था में आएगा। जैसे हमारे देश का सर्वोच्च कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, यानी कि किसी राजा का बेटा राजा नहीं है। ऐसा बहुत पहले होता था, प्राचीन समय में राजा महाराजा हमारे यहाँ भी हुए, लेकिन हमारे देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, जो कि निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाएगा, जो कि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, लेकिन जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि मंडल है, जो प्रतिनिधि लोग हैं, वे राष्ट्रपति को चुनते हैं। क्योंकि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए, उन्होंने विश्वास कर लिया कि चलो भाई हम समझ लीजिए आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मोहित बरखे नाम है मेरा, मुझ पर विश्वास करते हैं कि चलिए ये व्यक्ति हमारे लिए सही है, ये जाकर हमारी बात रखेगा। अब मैं सदन का वहां का सदस्य बन गया, तो मेरा राइट्स है कि मैं वहां पर अपने वोट दूं कि कौन व्यक्ति हमारे देश का प्रमुख बनेगा। तो मैं वहां पर आपकी बात रखूंगा कि आप मुझ पर विश्वास करते हो और मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करता हूं। इस तरीके से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो कि राष्ट्र का प्रमुख होता है। अब कमेंट में बताइए कि 2025 की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, जो कि ये हमारे संविधान के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया कि एक महिला आदिवासी जो पिछड़े क्षेत्र से आती थी, वे आज की राष्ट्रपति है। तो बताइए कौन है और वे कहां से बिलोंग करती है? कमेंट में जरूर लिखिए इसका उत्तर। भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। यह व्यवस्था सभी नागरिकों को सत्ता में भागीदारी का अधिकार देती है। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ गणतंत्र के बारे में, जो कि प्रस्तावना का शब्द है। अब आते हैं हम न्याय के बारे में। जस्टिस, न्याय जो जज शब्द से बना है, जस्टिस, इसमें हम आते हैं। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनका पूरा अर्थ क्या होता है? ये जो आप यहाँ पर मूर्ति देख रहे हैं न्याय की देवी, पहले यहाँ पर पश्चिमी प्रभाव से एक मूर्ति रखी थी हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, वहां से हटा दी गई है। अब ये जो देवी जी की फोटो लगाई गई है, इसमें इन्हें भारतीय परिधान में दिखाया गया है, यानी कि भारतीय कपड़ों में दिखाया गया है, और इनकी आंखों से पट्टी भी हटा दी गई है, और इनके हाथ में तराजू जो है बराबरी का है। पहले क्या होता था? पहले जो थी पश्चिमी वाली, आप देखिएगा गूगल में करके, वहां पर जो वेस्टर्न की जो न्याय की देवी थी, उनकी आंखों में पट्टी लगा हुआ था और न्याय का पल्ला थोड़ा सा झुका हुआ था। तो हमारे देश में ये जो मूर्ति है प्रतीक के रूप में अपनाई गई है कि हमारा देश अब जागरूक हो चुका है, हमारे यहाँ न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा कि सच में लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारे देश का संविधान इतना लचीला और विस्तृत है और कठोर भी है, कई समय तक लग जाता है, हमारे यहाँ पे कार्यवाही चलती रहती है, तो इस पर ध्यान देना भी होता है। लेकिन संविधान का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने कहा था कि संविधान गलत नहीं है यदि उसको समझने वाले सही नहीं है, संविधान को चलाने वाले सही नहीं है। बहुत सारी आलोचनाएं भी होती, संविधान उधार का कटोरा है, काट छाट है, मतलब कि इसको कटपिट करके वैसे ही रख दिया गया। कुछ ऐसे पिछले कानून थे ब्रिटिश शासन के समय, उनको भी वैसे ही शामिल कर लिया गया। तो ऐसे कई आलोचनाएं होती है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ये सही है, जो कि भारतीयों को ध्यान में रखकर उस समय बनाया गया, और हर चीज रिटर्न में रख दी गई है संविधान के अंदर ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन समय समय पर इसके अंदर सुधार किए जाते रहते हैं। अब प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय कैसे हैं? सामाजिक न्याय में देखें तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव का अंत किया गया है। किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति या फिर वो किस लिंग का है, पुरुष है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, कोई भी धर्म में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब किसी भी प्रकार के कानून के समक्ष उसके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस में देखें तो संसाधनों और धन का समान वितरण किया जाएगा, यानी कि जो जरूरी है, जो उसके पद के अनुसार उतनी क्षमता रखता है, तो उसके हिसाब से उसको इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई व्यक्ति राज्य के लिए या फिर किसी शासन व्यवस्था में अपना योगदान ही नहीं दे रहा, और उसको कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न उठाए जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसमें है और वो भी उतनी उम्र का है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा, मतलब मेरा दोस्त है और मैं हूं, तो मुझे
5 रुपए मिल रहे हैं उसको 10 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उसका काम वो बढ़िया तरीके से कर रहा है और मैं लोकल ऐसे टाइम पास करके अपना जो भी काम है तो मेरे को कम ही सैलरी मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ जस्टिस किया जाए, उसको संसाधनों का समान वितरण दिया जाए। कोई भी सुविधा है, और एक और इसके अंतर्गत आता है कि कोई भी शासन व्यवस्था की सुविधा है, राशन की सुविधा है, तो उसकी स्थितियों के अनुसार उसको प्राप्त मिले। कोई भी योजना है उसको भी उसके हिसाब से लोगों को मिले। किसी भी प्रकार की धनराशि है, स्कॉलरशिप है, उसकी व्यवस्था उसको उस हिसाब से मिले। लोगों को कई बार रिटायरमेंट के दौरान उनकी पेंशन मिलती है, बुजुर्गों को भी पेंशन मिलती है। इस हिसाब से जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और सरकार को एक और चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आज के समय डिजिटल समय पे कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास, जो पुराने समय के हैं उनके पास इन सब के बारे में नॉलेज नहीं होता, जिनका लाभ कुछ अधिकारी उठा लेते हैं, उनको पेंशन मिल नहीं पाती, वे बेचारे दफ्तरों में भटकते रहते। तो इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए। अब पॉलिटिकल जस्टिस देखते हैं कि सभी को राजनीतिक अधिकार व भागीदारी का समान अवसर है। कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपनी क्षमता के अनुसार यदि वो राजनीतिक समझ रखता है, राजनीतिक फैसले लेना जानता है, वो 18 वर्ष का हो सका है, तो वो अपनी वोट देगा और किसी भी प्रकार की राजनीतिक भागीदारी में अपना योगदान दे सकता है। वे अपने संगठन बना सकते हैं, वे अपनी बात को सरकार तक रख सकते हैं। तो ये न्याय का हुआ, सारे हमारे हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और कमेंट कीजिए आप कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं, इंफॉर्मेटिव है या नहीं। मैं क्लियर कर रहा हूं प्रस्तावना के हर शब्दों को। आगे चलते हैं हम, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय कौन कौन से। तो सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सभी नागरिकों के बीच समानता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त करना, कमजोर वर्गों को सुरक्षा देना। तो ये मैंने क्लियर कर दिया क्या होता है सामाजिक न्याय। अब इसमें देखते हैं हम अनुच्छेद 15, ये आप देख सक रहे हैं। तो अनुच्छेद 15, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब राज्य का मतलब है हमारा देश भारत, किसी भी नागरिक के साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ सामाजिक न्याय। सभी नागरिकों के बीच समानता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हमने देख लिया। और अस्पृश्यता हमारा आता है 17वां अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता पूरी तरह खत्म की जाए। प्राचीन समय में यह होता था कि छुआछूत बहुत ज्यादा फैली। जब हमारा प्राचीन समय में समाज था, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, आर्यों का आक्रमण ऐसा कहा जाता है, तो आर्य आए, वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता के बाद फिर छुआछूत का प्रचलन बढ़ा। अस्पृश्यता ऐसी हुई कि जो निम्न वर्ग के थे, ऐसा माना जाता है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और भुजाओं से क्षत्रियों का, वैश्य का जन्म हुआ पेट से और शूद्र का जन्म हुआ पैर से। और ऐसे भी लोग थे जो शूद्र की श्रेणी में होते हुए बहुत ज्यादा अस्पृश्य माना जाता था, उन्हें छुआ नहीं जाता था। तो इस चीज का खात्मा किया गया इसमें पूरी तरह से। यदि कोई ऐसा करता है तो संविधान के अनुसार उन्हें दंड दिया जा सकता है। अब अगला देखते हैं हम, अनुच्छेद 46, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 क्या बताता है कि जो एसटी और एससी वर्ग के लोग हैं उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के द्वारा, देश के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उनके लिए व्यवस्था की जाएंगी। तो अगला देखते हैं हम, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है संसाधनों का समान वितरण, गरीबी और बेरोजगारी कम करना, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। अब इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं मैंने ये इंपॉर्टेंट रख लिया है, जिसमें अनुच्छेद 38, राज्य आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा, यानी कि इकोनॉमिक जो और सोशल जस्टिस देगा अनुच्छेद 38 के अनुसार। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? धन का उचित वितरण होगा, बच्चों को पोषण और शिक्षा का समान अवसर देगा। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। आज भी सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाता है, जिसकी मर्जी है वो अपनी सुविधा अनुसार प्राइवेट में दाखिला करवा लेते हैं। अन्यथा जो गरीब लोग हैं या फिर जो ऐसा नहीं है, अमीर के लोग भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके पास पैसा है वो गवर्नमेंट में लगा देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होती है। वहां पर भी आज के समय सुविधाजनक
व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 41 के तहत मजदूरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना। तो ये इकोनॉमिक के अंदर आता है। हमारे यहाँ मनरेगा जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए, 100 दिन के जो रोजगार अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे बहुत सारे राज्य द्वारा व्यवस्था की गई है। यदि राज्य ऐसा नहीं करता तो ये देखिए यहाँ पर ये मूर्ति दिख रही है आपको, पश्चिमी सभ्यता से जुड़ी हुई है, जैसे मैंने पिछला बताया आंख में पट्टी बंधी हुई थी। तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि राज्य का मतलब क्या होता है, जब हमने हमारे देश के प्रतिनिधि चुनकर भेजे उनको हमारे देश की जरूरतों को पूरी करने के लिए, यदि वे नहीं करते तो हमारे देश की जनता को राइट्स है कि उनको हटा दे, है ना। तो यही व्यवस्था है हमारे देश की, क्योंकि शासन भी जनता से चलेगा। अगर शासन सरकार यदि कानून बना रही है तो वो जनता पर लागू करेगी, और जनता यदि फॉलो नहीं करेगी तो सरकार को दिक्कत होगी। तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों को समझना चाहिए। जनता को भी कुछ जो कानून है, कुछ व्यवस्था है, उसको सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, और सरकार को भी समझना चाहिए कि सही व्यवस्था को बनाया जाए। केवल कुछ लोगों को ध्यान में रखकर ना बनाया जाए, पूरे देश को ध्यान में रखकर उनके हिसाब से व्यवस्था की जाए। अगर शिक्षा नीति भी है तो उसको भी उस हिसाब से बनाया जाए। तो इकोनॉमिक के आधार पर हम देखा जाए कि लोगों को, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस क्षेत्र पर रोजगार की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र पर है या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र पर है या फिर मजदूरी है। तो हर क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मजदूर यदि नहीं होंगे तो फिर उनका देश का विकास करने के लिए, यानी कि देश का भी छोटे छोटे चीजों से विकास होता है ना। जैसे घर अच्छे होंगे तो मजदूरों को काम मिलेगा तो घर अच्छे बनेंगे ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए सरकार को। अगला हम देखते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है, जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन मैंने इनको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर फिर से अलग से लिखा हुआ है। तो सभी को समान राजनीतिक अधिकार देना, वोट देना और सरकार चुनने की स्वतंत्रता देना ही राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है अनुच्छेद 326 के अनुसार। अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता और समान सुरक्षा दिखाई जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का कोई भी हो, उसकी किसी भी भाषा का हो, तो वो कानून के समक्ष समान होगा और उसे समान तरीके से न्याय मिलेगा और समान तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21। जो अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई है, यह हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जीवन जीने से रिलेटेड है, क्योंकि इंसान को जीना है तो ये स्वतंत्रताएं बहुत जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं पहली आती है विचार की स्वतंत्रता, यानी कि हम अपने विचार रख सकते हैं, हम कहीं पर भी अपने विचार दे सकते हैं, हालांकि किसी का अपमान ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। विचार की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को बिना डर या रोक टोक के अपने मन में जो भी कुछ है उसे रखने का अधिकार दिया गया है। उसे रखने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है, जो कि प्रस्तावना में वर्णित है। ये अनुच्छेद 19(1)(a) हर नागरिक को अपने विचार रखने और अभिव्यक्त करने की आजादी देता है। ये हुई विचार की स्वतंत्रता। अब अगली देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस करना केवल सोचने समझने से नहीं है, इसमें अपनी बात रखना, अपनी बात को, राय को, सोचना, बोलना, उसको लिखकर या फिर बोलकर या वीडियो के माध्यम से या फिर किसी हाव भाव के तरीके से व्यक्त करने का अधिकार हमारा संविधान देता है। यानी कि हम किसी भी तरीके से संप्रेषण करके, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, समान प्रेषण, जो सही तरीके से सीधा गया हो उस तरीके से हम अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह हमारी संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है, हमें स्वतंत्रता दी गई है, जो कि अनुच्छेद 19(1)(a) में ही दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और शिष्टाचार के कारण सीमाएं हो सकती है। यदि मतलब कि इस पर सीमाएं क्या है, सीमाएं का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी बात ना कही जाए जो कि हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ हो या फिर किसी की भावना को हनन करती हो, उसको ठेस पहुंचाती हो, ऐसी कोई भी बात ना कही जाए। शिष्टाचार रखा जाए, यानी कि अच्छे व्यवहार रखा जाए। यदि अच्छे व्यवहार नहीं रखकर कोई किसी का अपमान करता है तो वो अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। आप किसी को अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते, ये सरासर कानून के खिलाफ है।
ये संविधान के खिलाफ है। तो अभिव्यक्ति वही करे जो सबको अच्छी लगे या फिर सबके हित में हो। यदि किसी अपनी बात को रखना है तो इस तरीके से प्रस्तुत करे कि किसी भी व्यक्ति या भावना किसी का ठेस ना पहुंचे। अगला देखते हैं हम, विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या विश्वास को चुनने, मानने या छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। यानी कि यदि मैं कहूं कि मेरा विश्वास है कि मैं किसी को नहीं मानता, तो ये मेरा विश्वास है, कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मैं किसी बात को मानूं या किसी का काम करूं, है ना। ये मेरा विश्वास है, तो मैं किसी भी चीज पर विश्वास, धर्म को अपना सकता हूं, बात कर सकता हूं। या तो मैं धार्मिक व्यक्ति हो सकता हूं या फिर मैं पूरी तरह से धर्म के विरोध में हो सकता हूं। ये मेरा विश्वास है, पर मैं ऐसी कोई भी घटना नहीं करूंगा जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाए। या मैं नास्तिक हो सकता हूं या फिर मैं आस्तिक हो सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। तो ये स्वतंत्रता हमारे संविधान देता है। यह अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। यदि नहीं मानना किसी को तो वो उसकी स्वतंत्रता है विश्वास रखने की। अगली देखते हैं हम, आस्था की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार पूजा, धार्मिक अनुष्ठान करने और धार्मिक धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने जो पूजा पाठ करने के तरीके हैं उनको बचा सकता है, हालांकि समाज की व्यवस्था खराब ना हो। आपको क्लियर करना चाहता हूं मैं कि एक व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और एक सामाजिक अधिकार होते हैं, या फिर व्यक्तिगत होता है और एक सामाजिक होता है। तो हमारे पास ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए कि हमारी पर्सनल गतिविधियों के कारण हमारी समाज की व्यवस्था खराब हो। हम अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चलते हम किसी और की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते हैं। संविधान में ये व्यवस्था की गई है, यह हमारी स्वतंत्रता है। ऐसी कोई भी गतिविधि ना करे जो किसी की भावना के विरुद्ध हो। तो हमारी ये जो धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता है वो आती है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या बताया? धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों को स्वयं चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए आप कोई भी मंदिर में अपने काम कर सकते हैं, मस्जिद पे अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को विवश नहीं कर सकते धर्म परिवर्तन के लिए। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, आप किसी को अपनी जानकारी बता सकते हैं, लेकिन उसको दबाव नहीं डाल सकते उसके ऊपर। आगे आते हैं हम, उपासना की स्वतंत्रता। तो उपासना की स्वतंत्रता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने भगवान या ईश्वर की पूजा अपने मनचाहे तरीके से कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। उसको कोई भी नहीं रोक सकता किसी भी प्रकार से। ये उपासना की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 25 और 26 दोनों में इसमें शामिल है। आगे हम आते हैं, समानता के बारे में देखते हैं। समानता का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है सभी लोग समान हैं। कई लोग समानता का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, समानता को वो गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि समानता का ये मतलब नहीं है कि किसी के अपने आप को अलग कर लेना है। पहली बात तो हम समानता बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है समानता, क्योंकि क्या कोई पुरुष महिला किस प्रकार से समान है? वे इंसान के रूप में समान है, लेकिन अपने लिंग के रूप में समान नहीं है। वो पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है। कोई व्यक्ति रंग के रूप में अलग है, तो कोई व्यक्ति गोरा है तो कोई काला है। किसी की भाषा अलग है तो किसी का रहन सहन अलग है। तो इस तरीके से समान तो नहीं हुए, लेकिन यहां पर संविधान स्थापित करता है कुछ शब्दों को जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र सबके आधार पर व्यक्ति संविधान या कानून के समक्ष समान है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कुछ प्राकृतिक चीजें जिनको आप बदल नहीं सकते, लेकिन समानता का मतलब है कि सभी लोग समान है। लैंगिक समानता भी आज के समय में बराबर है। फिर भी इम्प्लीमेंट करना या फिर उनको लागू करना कुछ समस्याएं हो सकती है। आगे देखते हैं, हर व्यक्ति चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र कुछ भी हो, कानून के समक्ष समान, वे सभी बराबर है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा। अनुच्छेद 14 यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और संरक्षण का अधिकार देता है। अब देखते हैं अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब है हर नागरिक को बिना भेदभाव के शिक्षा, नौकरी व सेवाओं के समान अवसर मिले। चयन केवल योग्यता के आधार पर हो। ऐसा नहीं है कि कोई अपने बेटे को वहां पर राजनीति में बिठाल रहा है,
कोई अपने बेटे को वहां पर उसमें बिठा दे। यदि कोई सरकारी पद पे है तो उसका कोई राइट्स नहीं है कि वे अपने भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन दे। कोई यदि सरकारी पद पर, यदि कोई टीचर है तो वो अपने बेटे को नहीं बिठा सकता। यदि वो योग्य है उसका बेटा, यदि वो शिक्षा की पात्रता रखता है, योग्यता रखता है, तो उसका बेटा एग्जाम क्लियर करे, जो भी प्रोसेस होती है उसकी व्यवस्थित प्रोसेस है, वो जाकर वहां पर क्लियर करके वहां पर टीचर बन सकता है। तो ये थी हमारी अवसर की समानता, और सभी को समान नौकरियों में समान अवसर मिले बिना किसी भेदभाव के। यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको राज्य द्वारा अवसर देना राज्य का जिम्मेदारी बनती है। तो ये थी हमारी अवसर की समानता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे बहुत से वीडियोस लाने वाले। ये केवल संविधान की प्रस्तावना थी और मेरे पास ऐसे बहुत से टॉपिक है। संविधान की विशेषताएं है, संविधान सभा है, संविधान के अनुच्छेद है, संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारी, संविधान के भाग है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है मेरे पास। मैं उनको यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ जीके के तौर पर। एक स्पेशल वीडियोस भी अलग बनाऊंगा, लेकिन केवल जनरल नॉलेज को इस पे ऐसे तरीके से कवर करेंगे हम कि हमारे नॉलेज भी गेन हो, हमारे एग्जाम भी क्लियर हो, और कुछ एमसीक्यूज भी मैं लेके आने वाला हूं जो कि आपके लिए कवर हो जाएंगे। कुछ एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनके भी एमसीक्यूज के वीडियोस इस चैनल पे डाल दिया करूंगा, और ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो पूरा एक वीडियो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। जैसे कि हमने इस पे क्लियर करा, क्या किया हमने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के इंपॉर्टेंट शब्दों को क्लियर करा, कुछ तथ्यों को देखा। तो कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब प्रस्तुत की गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, और कमेंट में यह भी बताइए, मैंने बता चुका है कि संविधान की जो प्रस्तावना की डिजाइन है और संविधान की डिजाइन है वो उसको किसने बनाया था और किसने लिखा था संविधान को। आप ये मत कमेंट कर दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में संविधान का बना, निर्माण हुआ, सभी लोगों ने मिलकर बनाया, ड्राफ्ट कमेटी के द्वारा बनाया गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने लिखा उस व्यक्ति का नाम आप कमेंट में बताइए, आप कहीं से भी सर्च कीजिए, और फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।